नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएससी रैंक 10। स्वागत है आपका फिजिक्स क्लास में। फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स का पेपर है वो 100 नंबर का आता है। 56 का आपका होगा सैद्धांतिक और जो बचा हुआ 44 है उस 44 में से 14 नंबर तो आपके आएंगे सेशनल के और बचे हुए 30 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल के। इस संबंध में बाकी जानकारी आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं कैलाश जी सर का वीडियो। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है स्थिर विद्युत की। इस स्थिर विद्युत की में हमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना है। स्टार्ट के जो हमारे 4 चैप्टर हैं वो स्थिर विद्युत की के ऊपर ही आधारित है, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक शाखा है विद्युत की। इस विद्युत की शाखा में स्थिर और गतिशील आवेश और उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। जिसमें स्थिर और गतिशील दोनों आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत की। यह विद्युत की भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो है स्थिर विद्युत की, एक है गतिक या धारा विद्युत की। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसके बारे में हमें बाद में पढ़ना है। तो गतिक विद्युत की नाम से पता चल रहा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल गतिशील आवेश और उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है गतिक विद्युत की या फिर धारा विद्युत की। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस पर आ जाते हैं स्थिर विद्युत की। नाम से इसमें भी पता चल रहा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, स्थिर आवेश व उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया से मतलब है उनके मध्य किस प्रकार से बल लगता है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें संवेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इन सब का जो अध्ययन है उसी को कहा जाता है स्थिर विद्युत की। इस स्थिर विद्युत्की के आधार पर, इसके सिद्धांत के आधार पर बहुत सी हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भी बनती है जो आप दैनिक जीवन में आसपास देखते हो। जैसे जो आपकी फोटोस्टेट मशीन है, जो आपका कंप्यूटर का प्रिंटर है, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, या फिर जो भूकंप मापने वाला सिस्मोग्राफ होता है, वो सारे के सारे इस स्थिर विद्युत्की के सिद्धांत पर ही बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, आवेशों के प्रकार या आवेशों की ध्रुवणता। आवेशों के बारे में अधिक जानना है तो आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, पहले वीडियो बना चुका हूं कि आवेश हमारे क्या है, इसका इतिहास क्या है। अब यहां पर हम आवेशों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेशों के प्रकार को जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में 2 कांच की छड़ लेते हैं और 2 एबोनाइट की छड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं एबोनाइट के बारे में बता देता हूं आपको कि एबोनाइट होता क्या है। प्राकृतिक रबड़ में जब 25 से और 75% तक जब सल्फर मिला दिया जाता है तो एक सख्त पदार्थ बनता है, उस सख्त या हार्ड पदार्थ को ही कहा जाता है एबोनाइट। तो यहां पर हम 2 कांच की छड़ लेते हैं, 2 ही एबोनाइट की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ को लेते हैं और दोनों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवा लेते हैं। पहले पढ़ चुके हैं, जब भी हम घर्षण करवाते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब घर्षण करवाया जाता है तो यहां पर भी घर्षण से आवेशों का स्थानांतरण होता है। 2 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थों की छड़ इसलिए ली जाती है ताकि दोनों पर जो आवेश आए हमारे वो भिन्न प्रकृति के हो। इसीलिए यहां पर हम कांच की छड़ ले रहे हैं 2 और 2 ही ले रहे हैं एबोनाइट की छड़। दोनों को घर्षण करवा चुके हैं तो एक कांच की छड़ को एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी एक एबोनाइट की छड़ है उसको भी हम एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं। घर्षण करवाई हुई जो बची हुई कांच की छड़ है उसको सर्वप्रथम लटकाई हुई कांच की छड़ के पास लेकर के जाते हैं। जैसे ही ये हमारी कांच की छड़ इस
लटकी हुई कांच की छड़ के पास जाती है, ये वाली हमारी कांच की छड़ दूर हट जाती है। दूर हटने का मतलब प्रतिकर्षित हो जाती है। इसी प्रकार से जब लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास दूसरी एबोनाइट की छड़ ले जाई जाती है, तो ये हमारी जो लटकी हुई एबोनाइट की छड़ है, ये भी हमारी दूर हट जाती है, यानी प्रतिकर्षित हो जाती है। परंतु जब एबोनाइट की छड़ के पास कांच की छड़ ले जाई जाती है, तो ये जो हमारी लटकी हुई एबोनाइट की छड़ है, ये कांच की छड़ के पास में आ जाती है। इन दो स्थितियों के अंदर, पहली वाली में कांच की छड़ इस वाली स्थिति, और एबोनाइट की छड़ इस वाली स्थिति में तो हमारा लगता है प्रतिकर्षण बल। परंतु जैसे ही हम चेंज करते हैं, स्थिति को चेंज करते हैं, छड़ों को चेंज करते हैं, कांच और एबोनाइट की छड़ लेते हैं, तो इस स्थिति में उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, यानी कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ को आकर्षित करता है। तो इस आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि जो हमारे आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सर्वप्रथम यह बताया था कि जो हमारी कांच की छड़ है, इसके ऊपर तो आता है धन आवेश, कांच की छड़ पर आता है धन आवेश। इसी प्रकार से जो हमारी एबोनाइट की छड़ है, इस एबोनाइट की छड़ पर आता है ऋणावेश, ये हमारा ऋणावेश। इस वाली एबोनाइट की छड़ पर हमारे पास ऋणावेश, और जो हमारी नीचे कांच वाली छड़ है, इसके पास हमारे पास आ जाएगा धनावेश। तो इस पूरे प्रयोग के आधार पर हम आवेश के प्रकार दो बता सकते हैं। एक तो हमारे पास हो जाएगा धनावेश और एक हमारे पास हो जाएगा ऋणावेश। इसे हम आवेशों की ध्रुवणता भी कहते हैं। तो आवेशों की ध्रुवणता किसी भी पदार्थ का वह गुण है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो आवेशों के अंतर के बारे में बताता है। पदार्थ का वह गुण जो आवेशों के अंतर के बारे में बताता है, उसे हम आवेशों की ध्रुवणता कहते हैं, या आवेशों के जो प्रकार होते हैं वही हमारी आवेशों की ध्रुवणता है। और जो हमारे आवेश हैं वो दो प्रकार के, एक तो हमारा धनावेश, एक हमारा ऋणावेश। इस प्रयोग के आधार पर हम एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। कांच की छड़ धनावेशित, ये वाली कांच की छड़ भी हमारी धनावेशित। धनावेश धनावेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से ऋणावेश ऋणावेश ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति ऋणावेश धनावेश या उल्टा धनावेश यहाँ पर ऋणावेश यहाँ पर, वो एक दूसरे को सदैव आकर्षित करेंगे। तो जो हमारी समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश वो तो हमेशा होंगे प्रतिकर्षित, वो तो हमेशा होंगे प्रतिकर्षित, और जो हमारे विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे वो सदैव होंगे आकर्षित। इस आवेशों के आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भी आप जानते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। जिन पदार्थों से आवेशों का प्रवाह हो जाता है वो तो हमारे हैं चालक, जैसे कि धातुएं, मनुष्य का शरीर इत्यादि। जिनसे आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है उनको हम कहते हैं कुचालक या फिर विद्युत रोधी, जैसे कि सूखी हुई लकड़ी, कागज आदि। और जिनमें कुछ मात्रा में आवेशों का चालन हो जाता है, कुछ मात्रा में आवेशों का चालन नहीं हो पाता, यानी चालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो ये हमारे हो गए आवेशों के प्रकार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवेशन की विधियां, यानी कोई भी पदार्थ को हम आवेशित किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए तीन विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा, इसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं। दूसरी हमारी विधि है चालन या संपर्क द्वारा, इसका हम खूब उपयोग करते हैं घरों के अंदर। और तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा। ये जो हमारी पहली दो विधियां हैं
इनके अंदर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लेकिन जो ये हमारी तीसरी विधि है प्रेरणन द्वारा, इसमें दो पदार्थ कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। बिना संपर्क में आए आवेशित वस्तु किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करती है। तो चलो सबसे पहले पहली विधि पढ़ते हैं, घर्षण द्वारा। घर्षण के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कांच की छड़ लेते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं, दोनों को घर्षण करवाते हैं तो हमारी कांच की छड़ है वो तो हो जाती है धनावेशित, और जो हमारा रेशम का कपड़ा है वो हमारा हो जाता है ऋणावेशित। यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर हमारे रेशम के कपड़े के अंदर जाते हैं। तो जब परस्पर घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन होता है तो इस विधि को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आवेशन होता है, घर्षण करवाया जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तीसरी विधि की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाली दो विधियों की बात कर रहा हूं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, दूसरी वस्तु से आए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से वो तो वस्तु हमारी होगी ऋणावेशित, और जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन घटे हैं वो वस्तु हमारी होगी धनावेशित। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े की बात करते हैं। कांच की छड़ पर धनावेश आया। धनावेश तभी आ सकता है जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे रेशम के कपड़े के अंदर आए। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन घटे, रेशम के कपड़े के पास इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ गई इसका मतलब वहां पर हमारा हो गया ऋणावेश। यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं उस वस्तु का भार बढ़ेगा। यानी कांच की छड़ है उसका तो भार घटेगा, द्रव्यमान घटेगा, और जो हमारा रेशम का कपड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ेगा। अब ये द्रव्यमान बहुत अल्प है लेकिन ये द्रव्यमान बढ़ता है। तो कांच की छड़ के लिए तो हमारा द्रव्यमान घटेगा और जो हमारा रेशम का कपड़ा है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इसी तरीके से हम और भी छड़ें ले सकते हैं, एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं, एम्बर की छड़ ले सकते हैं, सल्फर की छड़ ले सकते हैं, प्लास्टिक की छड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वर्गीकरण बना रखा है, कांच की छड़ हमेशा धनावेशित और जो हमारा रेशम का कपड़ा है वो सदैव ऋणावेशित। इसी प्रकार से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया जाता है तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और बिल्ली की खाल धनावेशित। इसी प्रकार से एम्बर की छड़ घर्षण करवाएंगे ऊन से तो ये हमारी एम्बर की छड़ ऋणावेशित और ऊन हमारी हो जाएगी धनावेशित। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, इस सारणी को याद करने का एक ही तरीका है, सीधा सीधा दिमाग में एक चीज ध्यान रखें कि कांच की छड़ धनावेशित होती है, बचे हुए जितने भी छड़े होंगी वो सारी की सारी हमारी ऋणावेशित होगी धातु को छोड़ करके। क्योंकि जब हम धातु को घर्षण करवाते हैं किसी से तो धातु के अंदर जो आवेश आएंगे वो आवेश हमारे अंदर से प्रवाहित होकर के जमीन में चले जाएंगे। तो धातु की छड़ पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी भी छड़ का उपयोग करेंगे तो कांच की छड़ के अलावा जितनी भी छड़ें होंगी वो सारी हमारी ऋणावेशित होगी, कांच की छड़ हमेशा धनावेशित होगी। तो इस प्रकार से हम इस पूरे का वर्गीकरण कर सकते हैं। एग्जाम में भी हम इसी प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं, खास करके कंपटीशन एग्जाम में। ये हो गया हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हम बात करते हैं चालन द्वारा या संपर्क द्वारा। चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन को समझने के लिए एक धातु का गोला लेते हैं और इस धातु के गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं ताकि धातु के गोले पर अगर कोई आवेश आए तो वो जमीन में नहीं चले जाए। तो एक धातु के गोले को कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है। इसके पास एक आवेशित कांच की छड़ लाई जाती है। कांच की छड़ के ऊपर हमेशा धनावेश होता है। जैसे ही कांच की छड़ को हम इस धातु के गोले से संपर्क करवाते हैं, इस कांच की छड़ के धनावेश इस धातु के गोले की सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है हमें
ये जो कांच की छड़ है इसको धातु के गोले से संपर्क करवाना है। जैसे ही संपर्क करवाएंगे तभी ये जो हमारा गोला है ये धनावेशित होगा। तो इस विधि के अंदर आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क करवाकर उसे आवेशित किया जाता है। तो यह हमारा हो गया चालन द्वारा आवेशन। इसका घरों के अंदर सर्वाधिक उपयोग होता है। अब हमारे पास तीसरी विधि बची है प्रेरणन द्वारा आवेशन, और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी बात करते हैं। तीसरी विधि है हमारे पास प्रेरणन द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर प्रेरणन द्वारा आवेशन में अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति में आवेशित करने की विधि को कहा जाता है प्रेरणन द्वारा आवेशन। एक चीज ध्यान रखनी है कि अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। मतलब अगर आवेशित वस्तु धनावेशित है तो अनावेशित वस्तु पर आएंगे ऋणावेश, और अगर आवेशित वस्तु हमारी ऋणावेशित है तो अनावेशित वस्तु पर आएंगे हमारे पास धनावेश। अनावेशित वस्तु के रूप में धातु का गोला लेते हैं, पास में एक धनावेशित कांच की छड़ को ले जाया जाता है। जैसे ही कांच की छड़ को इस धातु के गोले के सामने इसके पास ले जाया जाता है तो ये जो सम्मुख पृष्ठ ए है इसके ऊपर अन्योन्य क्रिया होती है। यहां पर हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल लगता है। एक परमाणु की बात करते हैं धातु के लिए, तो एक परमाणु के मध्य में हमारे पास है धनावेश नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कांच की छड़ के जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन धनावेशित है उनको प्रतिकर्षित कर देते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक जैसे प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा आकर्षित होते हैं। तो प्लस और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश यानी माइनस, ये तो होंगे आकर्षित, और धनावेश और नाभिक का जो धनावेश है यानी प्लस प्लस है वो हमारे हो जाएंगे प्रतिकर्षित। तो पृष्ठ ए पर जितने भी हमारे पास परमाणु होंगे उनके ऊपर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ से आकर्षित होंगे। तो पृष्ठ ए पर तो हमारे पास आ जाएंगे ऋणावेश, और यहाँ पर जितने हमारे धनावेश बचे उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो चले जाएंगे विपरीत पृष्ठ पर यानी बी पृष्ठ पर चले जाएंगे। कांच की छड़ के सम्मुख पृष्ठ पर आकर्षण के कारण आ जाएंगे ऋणावेश, और प्रतिकर्षण के कारण जो हमारे धनावेश बचे हैं वो धनावेश हमारे चले जाएंगे बी पृष्ठ पर। अब ये जो बी पृष्ठ है इसको हम भू संपर्कित करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे धनावेश थे वो जमीन में चले जाएंगे। ए पृष्ठ पर जो हमारे ऋणावेश है वो जमीन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऋणावेश कांच की छड़ से बंधे हुए हैं। कांच की छड़ से बंधे हुए हैं यानी इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। अब हम इस कांच की छड़ को हटा देते हैं, भू संपर्क को भी हटा देते हैं, तो ये जो हमारे पृष्ठ ए पर जितने भी ऋणावेश हैं ये सारे के सारे ऋणावेश इस धातु के गोले पर फैल जाएंगे। तो यहाँ पर धातु का गोला हमारा हो गया ऋणावेशित, कांच की छड़ थी हमारी धनावेशित। इसी कारण अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु की विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। कौन सी विधि में? प्रेरणन द्वारा विधि में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी प्रेरणन द्वारा आवेश। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।